Hello and namaskar to everyone. This is Dharmendra Naruka and you are watching a very important session. In this session, my dear student, we are going to discuss a very important point that you can see on digital panel, John Keats. A very important point ना जॉन कीट्स के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें लिटरेचर एक अहम रोल निभाता है तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ स्पेन ऑफ जॉन कीट्स. जॉन कीट्स के जीवन के बारे में देख लेते हैं. तो ही वॉज बोर्न इन 1795 है ना, एंड died in 1821. So he was also a romantic poet. तो ये भी कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं भाई. ये भी रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं. 1798 से 1837. ठीक है, तो ये रोमांटिक एज है. तो ही वॉज अ इंग्लिश रोमांटिक पोइट. सो लेट्स मूव ऑन और इनके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है एक एक कर हम डिस्कस करते हैं. चलो देखिएगा, बात हम जॉन कीट्स की कर रहे हैं. जॉन कीट्स का लाइफ स्पेन कुछ ज्यादा बड़ा रहा नहीं है. अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनका लाइफ स्पेन जो है ना वो करीब 25 साल यानी 25 ईयर्स ही इनका जीवन काल है. बड़ा मतलब बहुत जल्दी डेथ हो गई थी. देखो, ही वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट. जैसा मैंने कहा कि ये रोमांटिक पोइट है क्योंकि उस एरा के हैं जिस एरा को रोमांटिक एज कहा जाता है. और इनका जो बॉर्न है वो होता है मूरगेट लंदन में. तो इसके अलावा देखो, ही इज रिगार्डेड एज द रोमांटिक पोइट ऑफ सेकंड जनरेशन अलोंग विद शैली एंड बायरन. शैली एंड बायरन क्योंकि जन्म उसी समय हुआ है, इनका जन्म उसी समय हुआ है. और बाकी की बात करें तो उनका जन्म पहले हो गया था, बाद में उन्होंने वर्क लिखे तो इसलिए इनको सेकेंड जनरेशन जो है कह दिया गया है. ही वॉज वन अमंग द कॉकनी पोइट्स, और कॉकनी पोइट्स में से वो एक थे. ही रॉट टोटल 64 सोनेट. सो हमारे पास जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, एक तो आपको ध्यान रखना रोमांटिक पोइट है, दूसरा इनको सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स में से माना जाता है. कॉकनी पोइट्स में से ये एक है और इन्होंने टोटल कितने सोनेट्स लिखे हैं? 64 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं. मैंने जितने भी पोइट्स आपको पढ़ाए हैं हर एक पोइट में उसके सोनेट्स के बारे में जरूर बताया है ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट पता रहे कि किसने कितने सोनेट्स जो है वो लिखे हैं. ही वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट ऑफ गाइज हॉस्पिटल. ठीक है. ही रॉट हिज फर्स्ट पोइम एन इंटीमेशन ऑफ स्पेंसर इन 1814. इन्होंने अपनी पहली पोइम जिसका नाम क्या है, एन इंटीमेशन ऑफ स्पेंसर, 1814 में लिखी और मेडिकल स्टूडेंट थे ये. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय ले हंट एंड बायरन, यानी बायरन और ले हंट से बहुत ज्यादा क्या थे, ये प्रभावित थे. ठीक है, तो एक बार वापस देख लो. रोमांटिक पोइट हैं, मूरगेट लंदन में जन्म होता है. सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट में से एक इनको माना जाता है जिसमें शैली और बायरन भी हैं. और ये कॉकनिक पोइट से रिलेट करते हैं और टोटल 64 सोनेट लिखी हैं. मेडिकल स्टूडेंट थे गाइज हॉस्पिटल में और इनकी पहली पोइम जो है एन इंटीमेशन ऑफ स्पेंसर 1814 में पब्लिश होती है. ठीक है, या 1814 में इन्होंने लिखी, पब्लिश तो कहां होगी, लिखी होगी. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय ले हंट एंड बायरन, और इन दोनों से क्या है, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है, इंस्पायर्ड है. इन 1816 ले हंट एग्रीड टू पब्लिश हिज सोनेट सॉलिट्यूड, है ना, इन हिज मैगजीन द एग्जामिनर. अब आपको ध्यान रखना कि एग्जामिनर जो है ना वो मैगजीन है, और मैगजीन किसका है, ये ले हंट का मैगजीन है. द एग्जामिनर किसका मैगजीन है, ले हंट का मैगजीन है. और इसमें इन्होंने इनके वर्क सॉलिट्यूड को पब्लिश किया. किसने किया, ले हंट ने. तो यहां से आप लोगों को ये बात जो है ये ध्यान रखनी है भाई, है ना. ये बात जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है जिससे आप लोगों को ये जो फैक्ट है वो याद रहेगा. इनके फ्रेंड ने चार्ल्स काउडर क्लर्क डिस्क्राइब्ड दिस डे ऑफ पब्लिकेशन ऑफ पोइट्री एज अ रेड लेटर डे. और रेड लेटर डे को जनरल अगर हम इंग्लिश मीनिंग के आधार पर देखें तो रेड लेटर डे होता है एक्चुअली एन इम्पोर्टेंट डे. इसे क्या कहेंगे हम, इम्पोर्टेंट डे कहेंगे.
ठीक है ना। तो इनके फ्रेंड ने जब ये इसका पब्लिकेशन हुआ 1816 में, तो इस डे को क्या कहा, रेड लेटर डे कहा, अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। क्लियर, यहां तक की बात आ गई समझ में। चलो, all the works of Keats were mostly written and published during the last 5 years of his life। यानी देखो 1795 में तो बॉर्न होता है, 1821 में डेथ हो जाती है, तो लास्ट 5 ईयर का मतलब हो गया करीब आपका, मतलब 16 से लेके 1816 से लेके 1821 के आसपास इनके वर्क्स जो हैं, क्योंकि पहला वर्क का पब्लिश होता है देखो 1816 में, और ये 5 साल ही तो जिए, उसके बाद 21 में तो डेथ ही हो गई। टोटल तो 25 ईयर्स ही तो इनका पूरा पूरा जीवन है, 25 साल की उम्र में तो डेथ हो गई थी ना। तो all the works of Keats were mostly written and published during the last 5 years of his life. The Three Young Poets is a collaborative work of Shelley, Keats and Reynolds, published by Hunt। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि थ्री यंग पोइट्स एक कोलैबोरेटिव वर्क है जिसमें शैली है, कीट्स है और रिनोल्ड्स हैं। इन तीनों के बारे में ही है और इन तीनों का ही वर्क है, और इसको पब्लिश किया है किसने, ले हंट ने। और ले हंट कौन से मैगजीन के ऑनर है, तो आपको ध्यान रखना है, द एग्जामिनर। ऑन फर्स्ट लुकिंग एट चैपमैन्स ह्यूमर, ये सोनेट है किसका, जॉन कीट्स का। जॉन कीट्स इज रेप्यूटेड फॉर हिज हेलेनिक स्पिरिट, है ना, इस थीम के लिए ये जाने जाते हैं, इनको इस चीज के लिए सम्मान मिलता है। ब्यूटी इज ट्रुथ, और ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो, दीज आर द एंडिंग लाइन्स ऑफ द ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। इनके है ना ओड बड़े फेमस है, जॉन कीट्स के करीब 6 ओड्स हैं, आगे चल के मैं उनके नेम का जिक्र भी आप लोगों के साथ करूंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर उनके बारे में पूछा जाता रहता है। He fell in love with Fanny Brown but she did not respond his love। इनसे प्यार हो गया था लेकिन सामने वाले ने रिस्पॉन्स इसको किया नहीं था, और इनकी डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से, यानी टीबी से, एट द एज ऑफ 25, यानी 25 साल की उम्र में, 25 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ किससे हो जाती है, टीबी से। और उस समय टीबी जो थी ना, वो मतलब एक सीरियस इलनेस थी, एक तरीके से वो एपिडेमिक थी, अगर किसी को टीबी हो गई तो उसकी डेथ हो ही जाती थी। अभी जैसे कि मतलब लाइलाज बीमारी थी, इनक्योरेबल डिजीज थी एट दैट टाइम, यानी 18th और 19th सेंचुरी में। बाद में इसका वैक्सीनेशन जो है इन्वेंट कर लिया, वैक्सीन इन्वेंट कर लिया गया और अब तो इसकी क्योरेबल हो गई है ना। जैसे अभी कोरोना का जब तक वैक्सीन नहीं था तो वो इनक्योरेबल ही थी। तो डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से एट द एज ऑफ 25। हिज टूमस्टोन रीड्स, अच्छा इस इनकी जो टूमस्टोन है, इनकी जो कब्र है, उस पे जो पत्थर है उस पे क्या लिखा हुआ है, हियर लाइज वन whose name was right in the water, right in the water। Shelley memorized Keats in his poem। अब शैली ने, पीबी शैली ने कीट का जिक्र कहाँ किया है, इनके पोइम एडोनियस में किया है, और द ईयर 1819 इज कॉल्ड Annus Mirabilis because he wrote most of his important poems in this year। यानी 1819 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क जॉन कीट्स के द्वारा लिखे गए, इसीलिए इस ईयर को एनस मिराबिलिस कहा जाता है, क्योंकि इस ईयर में बहुत सारे वर्क्स जो आज तक पॉपुलर है जॉन कीट्स के द्वारा लिखे गए। मैथ्यू आर्नोल्ड टोल्ड अबाउट कीट्स, देखो मैथ्यू आर्नोल्ड कीट्स के बारे में क्या कहते हैं कि कीट्स इज enchantingly and abundantly sensuous, है ना। He is more sensuous than others because he satisfies not one or two but all the live senses। यानी मैथ्यू आर्नोल्ड ने सबसे ज्यादा सेंसुअस किसको बताया है, कीट्स को बताया है, क्योंकि ये एक या दो की बात नहीं करते, है ना, ऑल द लाइव सेंसेस की सेटिस्फैक्शन की बात जो है ये करते हैं, इसीलिए इनको सबसे ज्यादा सेंसुअस, है ना, जो पॉइंट है ये मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा बताया गया। इन अ लेटर इंटाइटल्ड, जिसका नाम है एन एग्जिम्स एंड द सरप्राइज ऑफ पोइट्री,
लेटर टू जॉन टेलर कीट्स रॉट, क्या लिखते हैं देखो इसमें, आई थिंक पोइट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस एंड नॉट बाय सिंगुलरिटी, यानी कि उस ज्यादा चीजें होना चाहिए, सिंगुलरिटी की बात नहीं होनी चाहिए। इट शुड स्ट्राइक द रीडर एज अ wording of his own highest thought and appear almost a remembrance। तो ये इनके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, एक बार इसको हम वापस देखेंगे, फिर इनके मेजर वर्क्स पर हम आएंगे, है ना। देखो जरा, रोमांटिक पोइट है, मूरगेट लंदन में इनका क्या होता है, जन्म होता है, और सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट हैं, कोकनी पोइट्स में से ये एक हैं। 64 सोनेट्स इन्होंने टोटल लिखे हैं। मेडिकल स्टूडेंट रहे गाइज हॉस्पिटल में। इनका पहला वर्क 1814 में इन्होंने लिखा जिसका नाम है एन इंटीमेशन ऑफ स्पेंसर। ये ले हंट और बायरन से प्रभावित थे। 1816 में ले हंट ने अपने मैगजीन द एग्जामिनर में इनके वर्क सॉलिट्यूड को पहली बार पब्लिश किया, और इस डे को चार्ल्स काउडर ने रेड लेटर डे कहा क्योंकि ये इनका पहला पब्लिकेशन था। जितने भी वर्क्स शेक्सपियर के हैं ये लास्ट 5 ईयर्स यानी 1816 से लेके 1821 के बीच में लिखे गए। इन्होंने एक वर्क लिखा है जो कोलेब वर्क है, सेली का, कीट्स का, रिनोल्ड्स का, जिसका नाम है 3 यंग पोइट्स, जिसको एग्जामिनर में ही पब्लिश किया गया ले हंट के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन होगा। ऑन फर्स्ट लुकिंग एट चैपमैन्स होमर, ये सोनेट है कीट्स की। जॉन कीट्स को हेलेनिक स्पिरिट के लिए जाना जाता था। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, ये ओड ऑन ग्रेसियन अर्न की एक फेमस लाइन है, एंडिंग लाइन है। फैनी ब्राउन के प्यार में गिर जाते हैं, लेकिन फैनी ब्राउन ने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया था। बाद में इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 25 ड्यू टू बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। इनकी टूमस्टोन पर लिखा हुआ हियर लाइज वन हुज नेम वाज राइट इन द वाटर। सेली ने कीट्स को मेमोराइज किया अपने पोइम एडोनिस में, और 1819 को एनस मिराबिलिस कहा जाता है बिकॉज all the important works of Keats was written in this year, so this year is known as Annus Mirabilis। मैथ्यू अर्नोल्ड कीट्स के बारे में लिखते हैं कि कीट्स इज इंचांटिंगली और एब्यूडेंटली सेंसुअस, कि मतलब ये बहुत ज्यादा सेंसुअस है क्योंकि ये 1 और 2 के सेटिस्फेक्शन की बात नहीं करते, ये जितने भी लाइव सेंसेस हैं उन सभी के सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। तो ही इज द मोस्ट सेंसुअस पॉइंट। एक लेटर है ऑन एक्जियम्स एंड सरप्राइज ऑफ पोइट्री, लेटर टू जॉन टेलर। कीट्स इसमें लिखते हैं कि आई थिंक पोइट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस नॉट बाय सिंगुलरिटी, यानी जितने ज्यादा मात्रा में चीजें होंगी उतना पोइट्री ज्यादा अच्छी होगी, ना कि सिर्फ एक चीज से। इट शुड स्ट्राइक द रीडर एज अ वर्डिंग ऑफ हिज ओन हाईएस्ट थॉट एंड अपीयर ऑलमोस्ट अ रिमेम्बरेंस, और यही चीज लोगों के दिल में छाप छोड़ गई और आज तक उनको इस चीज के लिए क्या किया जाता है, याद किया जाता है। अब हम बात करते हैं शेक्सपियर के जो मेजर वर्क्स हैं, मेन वर्क्स हैं, उसको लेकर देखो। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि इनके जो कुछ ओड्स हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओड्स ऑफ कीट्स के बारे में, जिसमें देखो ओड ऑफ मेलैंकली, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू साइकी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू ऑटम और ओड टू इंडोलेंस, है ना। ये 6 जो हैं इंपॉर्टेंट ओड्स हैं जो कीट्स ने लिखे, है ना। तो इनका ध्यान आपको होना चाहिए, मेलैंकली, नाइटिंगेल, साइकी, है ना। देखो केवल एक का ऑन से है, बाकी सारे 2 से, है ना। ग्रेसियन अर्न वाला ऑन से, बाकी सारे 2 से। देखो टू मेलैंकली, टू अ नाइटिंगेल, टू साइकी, टू ऑटम, टू इंडोलेंस, इसको छोड़ के यानी ऑन अ ग्रेसियन अर्न, इसको छोड़ के बाकी सारे एक ही सीक्वेंस, मतलब एक ही तरीके से स्ट्रक्चर जो है सेम है। सेकेंड वर्क जो है वो है ओ सॉलिट्यूड। उसके बाद काफी पॉपुलर वर्क है एंडीमियन, 1818 में लिखा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इज द फेमस लाइन ऑफ द पोइम, और ये जो लाइन है ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये इसी से ली गई है। द ईव ऑफ सेंट एग्नीस और ला बेला डेम सेंस मर्सी बैलेड है। इसका इंग्लिश टाइटल क्या है, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। कब आया, 1819 में। और लामिया नेक्स्ट वर्क है ना। तो वो सॉलिट्यूड हो गया, एंडीमियन 1818 का हो गया।
A thing of beauty is joy forever is the famous line of the poem. The eve of Saint Agnes, और इसके अलावा The beautiful lady without mercy 1819 में बैलेड है ये ना, बैलेड है. लामिया, इसके बाद देखो ईसाबेला, या इसको कहते हैं द पॉट ऑफ बेसिल, कब आता है 1818 में. लाइफ लेटर्स एंड लिटरेरी रिमेन्स ऑफ जॉन कीट्स 1848 में, आफ्टर डेथ है तो ना, 1821 में तो डेथ ही हो गई है इनकी. किंग स्टेफन अ ड्रामेटिक फ्रेगमेंट 1819 में, और इसके अलावा ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर 1816 में. और सोनेट है ये ना, इनकी क्या है, ये सोनेट है. टोटल कितनी सोनेट लिखी है इन्होंने, फिर मैं याद दिला देता हूं आपको एक बार. 64 सोनेट्स लिखी है टोटल. टोटल सोनेट्स की संख्या क्या क्या है, 64 है भाई. और हाइपेरियन एंड अदर पोएम्स 1820 में, और ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टिड फास्ट एज दाउ आर्ट, है ना. तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे. एक बार वर्क पर नजर हम डाल लेते हैं. देखो मैंने पहले ओड्स के बारे में बताया, तो 6 ओड्स हैं टोटल. मैंने यहाँ पर 6 ओड्स के बारे में आप लोगों को जिक्र किया है ना. ओड टू मेलंकली, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू साइकी, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड टू ऑटम, ओड टू इंडोलेंस. इसके बाद हम लोगों ने बात की नेक्स्ट वर्क की, जैसे ओ सॉलिट्यूड है, पोएम है. एंडीमियन है ना, काफी पॉपुलर पोइम है, और इसकी ये लाइन बड़ी फेमस है ना, ये कोटेशन बड़ा फेमस है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. ईव ऑफ सेंट एग्नीस पॉपुलर वर्क है, और ये बैलेड है ना, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी इंग्लिश टाइटल, और ये है ला बेला डैम सेंस मर्सी. लामिया वर्क है इनका. इसाबेला, या फिर इसका दूसरा नाम है द पॉट ऑफ बेसिल 1818 में आया. और लाइफ लेटर्स एंड लिटरेरी रिमेन्स ऑफ जॉन कीट्स, ये तो बाद का वर्क है 1848 में. जो रिमेनिंग वर्क्स थे उन सबको एक तरीके से कलेक्शन हो गया ये. किंग स्टेफन अ ड्रामेटिक फ्रेगमेंट 1819 में आता है. ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर 1816 में सोनेट है. टोटल कितने सोनेट्स हैं, 64. हाइपरियन एंड अदर पोएम्स 1820 में, और इसके अलावा एक वर्क और बचा, ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टिड फास्ट एज दाउ आर्ट. तो ये कुछ इनके मेन वर्क्स हमने यहाँ देख लिए हैं, और इनके जीवन से मतलब इनके लाइफ से जो रिलेटेड बातें थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है. अब जो इनके और सेशन रहेंगे उनमें इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन डिजाइन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. आई होप आपको इनसे रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने बताई वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी. क्वेश्चन देखो जनरली बनता है वो ऐसे ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से बनता है जो मोस्टली मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए. और अभी हम इनके जो नेक्स्ट सेशन बनाएंगे, नेक्स्ट सेशन पे क्लास लेंगे, तो उनमें इनके पर्टिकुलर वर्क की बात मैं आप लोगों से कर लूँगा. उनकी थीम क्या है, उनकी सेटिंग क्या है, उनके मेजर कैरेक्टर्स क्या है, उनकी मेजर जो कहानी है वो क्या है ना. और वो तमाम बातें जो एक वर्क को लेकर हमें पता होनी चाहिए वो एक एक कर आप लोगों के साथ मैं शेयर जो है वो करता रहूँगा. तो इस सेशन में इतना ही, बाकी की बातें आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में करते हैं. थैंक यू.